आज हम सेक्शन 348 ऑफ द बीएनएसएस को पढ़ेंगे और समझेंगे। सेक्शन 348 का मार्जिनल नोट कहता है कि पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं ये मटेरियल विटनेस को समन करने की बात की जा रही है और उनके एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगी कि सेक्शन 348 बीएनएसएस का इनकॉर्पोरेट करने के पीछे लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्टिव क्या था। और सेक्शन 348 जो बीएनएसएस का है ये सीआरपीसी का सेक्शन 311 हुआ करता था और उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एज इट इज 311 को 348 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सबसे पहले हम 348 के ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, इसको इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि किसी कोई भी क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेमिंग के साथ ट्रायल शुरू हो जाता है और ट्रायल शुरू होते ही सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस रिकॉर्ड होता है। और जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस रिकॉर्ड होगा उस समय प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा कि जितने भी मटेरियल विटनेसेस हैं उनको समन किया जाए और फिर उनके स्टेटमेंट एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाए। तो उसके ऑलरेडी प्रोविजंस जब आप ट्रायल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद फिर जैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर अक्यूज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, जो कि 351 बीएनएसएस में दे रखा है कि अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। उसके बाद फिर डिफेंस एविडेंस शुरू हो जाएंगे। तो सिमिलरली डिफेंस एविडेंस जब स्टेज आएगा तो उस टाइम पे भी डिफेंस जो है वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट जो है जितने भी मटेरियल विटनेसेस रहेंगे उनको समन कर देगा, समन ऑर्डर पास कर देगा। तो जब ऑलरेडी क्वेश्चन ये आता है कि जब ऑलरेडी ट्रायल चैप्टर में सफिशिएंट प्रोविजन लेट डाउन है कि जब कब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को समन कर लेगा, कर सकता है, और डिफेंस जो है अपने विटनेसेस को, मटेरियल विटनेसेस को समन कर सकता है, जब ऑलरेडी प्रोविजंस हैं ट्रायल चैप्टर में, तो फिर सेक्शन 348 क्यों बनाया गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस जो है कोई मटेरियल विटनेस को छोड़ दी है जो कि केस के लिए रेलिवेंट है, लेकिन इन दोनों ने नहीं बुलाया उस विटनेस को। तो बस कोर्ट को लग रहा है कि कोई एक विटनेस पर्सन है जिसको बुला, जो मटेरियल विटनेस हो सकता है उस केस के लिए। तो कोर्ट के पास भी पावर रहनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट समन कर सके और उसके एग्जामिन कर सके, फिर वो कोर्ट विटनेस हो जाएगा। तो इसलिए सेक्शन 348 इनकॉर्पोरेट किया गया कि कोर्ट को भी अलग से पावर दे दी जाए कि फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग जस्टिस, जब भी कोर्ट को लगे कि कोई एक पर्सन को जो मटेरियल विटनेस हो सकता है उसको समन किया जाना चाहिए, उसको उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो कोर्ट उसको समन कर सकता है अंडर सेक्शन 348। तो एक तो हो गया कोर्ट सुओ मोटो किसी पर्सन को समन कर सकता है अंडर सेक्शन 348। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस जो है वो आउट ऑफ टर्न किसी विटनेस को बुलाना चाहता है। जैसे कि प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस का स्टेज एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर अक्यूज की स्टेटमेंट हुई 351 में, उसके बाद फिर डिफेंस एविडेंस हुआ। अब डिफेंस एविडेंस होने के बाद को अगर प्रोसिक्यूशन किसी उसको बाद में, जैसे डिफेंस एविडेंस कंप्लीट, स्टेज कंप्लीट है, उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन को लग रहा है कि कोई मटेरियल विटनेस था जो कि उसके केस को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, जो कि जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज था उस समय वो नहीं नोन था उसको, वो विटनेस। तो उस केस में आउट ऑफ टर्न अगर वो चाह रहा है बुलाना उस अपने विटनेस को, तो उस केस में 348 यूजफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे ईदर ऑफ द पार्टी, या तो प्रोसिक्यूशन या डिफेंस, जो भी चाह रहे हैं आउट ऑफ टर्न अपने विटनेस को बुलाना, कि उनकी स्टेज ओवर हो चुकी है, फिर भी वो चाह रहे हैं कोई विटनेस मटेरियल है जो उसको बुलाना चाह रहे हैं, तो 348 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इससे हम ये समझ पाए कि 348 का पावर या तो कोर्ट सुओ मोटो एक्सरसाइज करेगा और वो जिस भी पर्सन को बुलाएगा, एग्जामिन करेगा, वो कोर्ट विटनेस बन जाएगा, या फिर प्रोसिक्यूशन या डिफेंस भी चाह रहे हैं किसी पर्सन को समन करना एज अ विटनेस आउट ऑफ टर्न, तो उस केस में भी इस 348 में वो प्रोसिक्यूशन या डिफेंस एप्लीकेशन लगा सकते हैं।
अब ये बैकग्राउंड हम दिमाग में रख के इसको पढ़ते हैं सेक्शन 348 को। It says that any court may, at any stage of any inquiry, trial, or other proceeding under this Samhita, summon any person as a witness, किसी भी पर्सन को कोर्ट चाहे तो द टर्म में जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट करा है उसको बाद में उसका रेलिवेंस बताऊंगी कि any court may at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Samhita summon any person as a witness or examine any person in attendance। तो यहाँ पे मतलब हो गया कि किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस समन किया जा सकता है, कोर्ट कर सकती है, या फिर किसी पर्सन को एग्जामिन कर सकती है जो एज अ विटनेस तो नहीं समन किया गया है बट वो कोर्ट में प्रेजेंट है और कोर्ट को लग रहा है कि उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए, वो एक मटेरियल विटनेस हो सकता है, तो उस केस में भी उसका एग्जामिनेशन कोर्ट कर सकती है, दो नॉट समन्ड एज अ विटनेस। और recall and re-examine any person already examined, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन्ड हो चुका है उसको दोबारा से बुला के उसका एक री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ उसको दोबारा किया जाना, उसको दोबारा री एग्जामिन किया जाना उस केस के लिए रेलिवेंट है। फिर इसका सेकेंड पार्ट हमको इस तरह दो पार्ट में पढ़ना है। पहला जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है, जो ब्रैकेट मैंने बना दिया, पहला पार्ट जो एनी कोर्ट में से लेके एग्जामिन तक, फिर सेकेंड पार्ट का शुरू हो जाता है द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। यहाँ पे टर्म यूज किया गया essential to the just decision of the case। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि जब भी कोर्ट को लगता है कि जो फर्स्ट पार्ट है उससे हमें यही समझ में आ रहा है कि कोर्ट या तो सुओ मोटो या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी लग रहा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है तो कोर्ट जो है वो समन कर सकती किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस या फिर एग्जामिन कर सकती किसी भी पर्सन को जो एज अ विटनेस तो नहीं बुलाया गया लेकिन कोर्ट में प्रेजेंट है और कोर्ट को लग रहा है कि वो एक मटेरियल विटनेस हो सकता है, या फिर रिकॉल कर सकती है या री एग्जामिन कर सकती है किसी भी पर्सन को जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे ये डिस्क्रिशनरी एक तरह से आप कह सकते हो कि डिस्क्रिशन कोर्ट को दिया गया है। और ये डिस्क्रिशन जब भी हमें पता है कि जब भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन रहता है तो कोर्ट जो है उसको जुडिशियसली एक्सरसाइज करती है, आर्बिट्रेरली उसको नहीं एक्सरसाइज कर सकती। तो बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिसने ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि किन क्या क्या गाइडलाइंस कोर्ट फॉलो करेगी या किस प्रिंसिपल्स पे ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगी, तो उसमें ये एक पॉइंट है कि कभी भी एज अ रेक्टिफिकेशन आप इस प्रोविजन को नहीं यूज कर सकते, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे डिफेंस हो। ऐसा हो कि अगर आपने जानबूझकर कोई विटनेस छोड़ दिया अपने स्टेज पे और बाद में फिर आउट ऑफ टर्न आप उस विटनेस को समन करना चाहते हैं तो कोर्ट में एप्लीकेशन अब लगाएंगे तो कोर्ट इस चीज को इंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे टर्म में यूज किया हुआ है कि और ये डिस्क्रिशन पे कोर्ट के। या फिर आप प्रोसिक्यूशन या डिफेंस जो है अपना लैकुना फिल करना चाहते हैं, कोई मटेरियल या फिर कोई विटनेस छूट गया है और एज अ डिस्गाइज फॉर अ रीट्रायल और टू प्रोटेक्ट द ट्रायल, तो ये सब अगर आप इस इंटेंशन से आप बुला रहे हैं विटनेस को आउट ऑफ टर्न तो कोर्ट ऑब्वियसली एंटरटेन नहीं करेगी फिर एप्लीकेशन को। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट जो कहता है इसका, जो कि कोर्ट शैल मतलब ये मैंडेटरी है, summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it essential to the just decision of the case। But जब भी कभी कोई भी विटनेस का स्टेटमेंट जो है वो, या फिर कोई भी पर्सन जो कि मटीरियल विटनेस हो सकता है और उसके
वो जो भी एविडेंस देगा, जो भी स्टेटमेंट देगा, वो अगर essential है फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो उस केस में कोर्ट जो है ये मैंडेटरी हो जाता है कि उस केस में कोर्ट समन करे और एग्जामिन करे उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर विटनेस को। तो इससे हम ये समझ पाएंगे, समझ सकते हैं कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जितनी भी अभी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई कि जैसे जब भी अगर प्रोसिक्यूशन जो है या फिर डिफेंस जो है इसको एज अ डिसगाइज यूज कर रहा है इस प्रोविजन को फॉर रीट्रायल और टू प्रोटेक्ट द ट्रायल या फिर टू फिल द लेकुना ऑफ देयर केस, तो उस केस में कोर्ट जो है इंटरटेन नहीं करेगी 348 का एप्लीकेशन जो है। बट ये जो मैंडेटरी प्रोविजन यहाँ पे इन्होंने यूज कर दिया है, टर्म शैल यूज करके यहाँ पे मैंडेटरी बना दिया है कि भले ही उस पर्टिकुलर विटनेस को बुला के बुलाया, अगर बुलाया अलाउ करती है कोर्ट एप्लीकेशन जो है प्रोसिक्यूशन या डिफेंस का, तो वो रेक्टिफिकेशन अमाउंट करेगा या फिर वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन या डिफेंस का जो भी लेकुना है उसको फिल अप करेगा, फिर भी कोर्ट अलाउ करेगी उस एप्लीकेशन और उस पर्टिकुलर विटनेस को बुलाएगी अगर उस पर्टिकुलर विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो एसेंशियल है टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल का, टू एडमिनिस्टर द जस्टिस। तो जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए जो भी विटनेस की स्टेटमेंट को रेलिवेंट है, मटीरियल है फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो कुछ भी हो जाए भले ही दैट वुड अमाउंट टू रेक्टिफिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ either prosecution or the defense, still court would allow this particular application in the section 348, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कोर्ट का है कि जस्टिस सर्व होनी चाहिए। उसके लिए कोर्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर विटनेस को जो कि मटेरियल विटनेस है केस के लिए जस्ट डिसीजन के लिए उसको समन कर मैंडेटरी ये करना समन, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ा गया, डिस्क्रिप्शन सिर्फ फर्स्ट पार्ट में है। और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोर्ट कैसे एक्सरसाइज करेगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या गाइडलाइन फॉलो करेगी कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते समय। और इस पे जो रेलिवेंट केस लॉज हैं, एक मंजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है जो कि 2019 का है, दूसरा जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का है जो कि 2004 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, थैंक यू।